नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय नैनीताल जनपद दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जिले में रहेंगे। 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे सीएम। आपको बता दें कि शाम 5 बजे हल्द्वानी पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। शाम 6 बजे जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल सुबह 10 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और साथ ही हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन का भी करेंगे लोकार्पण। कल दोपहर 12:35 पर हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मुन्ना अंसारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, 2 दिवसीय नैनीताल जनपद दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? यहाँ बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का दौरा हल्द्वानी में है। वो आने के बाद यहाँ हल्द्वानी में उनका 2 दिवसीय जो दौरा है, इसमें वो पूरी तरीके से जो उनके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ संवाद कायम करते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। और बैठक लेने के बाद फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी उनकी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक है। बैठक करने के बाद फिर कल सुबह 10 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको पूरी तरीके से इतना अमली जामा पहनाया गया है। अधिकारियों से पूरी तरीके से जो है उससे वार्ता की जाएगी और उसमें अधिकारियों की समीक्षा, पूरी जो योजना है उसको धरातल पे किस तरीके से उतारा गया है। तो अधिकारियों की बैठक में वो पूरी तरीके से ये अधिकारियों की जो बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी अपने कार्यों की। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुन्ना, जिस तरह से कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जाएगा, क्या कुछ माना जाए, क्या कुछ खास रहेगा, किस तरह से दिशा निर्देश और जारी किए जा सकते हैं, और समीक्षा बैठक जो की जा रही है, योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, उसमें और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? यहाँ बताना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से जो चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, तो उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उनका जो पूरी तरीके से जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, किसको टिकट दिया जाए, कौन से क्षेत्र से, उसके लिए पूरी तरीके से ये जो कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। और साथ ही बताना चाहेंगे, कल जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन जो है उसका लोकार्पण भी उसका मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। और जो 12:30 बजे है, 12:35 पर हल्द्वानी में मीडिया को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। और मीडिया को संबोधित करने के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो उनका दौरा है उसको लेकर पूरी तरीके से। बिल्कुल मुन्ना, अब देखना होगा जो समीक्षा बैठक होगी और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद होगा उसमें क्या कुछ खास रहेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि शाम 5 बजे हल्द्वानी पहुंचने का सीएम त्रिवेंद्र का पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर जो है दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और साथ ही समीक्षा बैठक भी की जाएगी सरकार की योजनाओं को लेकर, जिस तरह से सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर भी समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और साथ ही उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। वहीं भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में यहां पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश की इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए यहां पर मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। निर्भया के दोषियों के यहां पर फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय माना जा रहा है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी।
आपको बता दें कि शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला था जिसको सुनकर पूरा देश हिल गया था। शबनम ने अपने माता पिता और साथ ही 10 महीने के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले बेहोश करने की दवा खिलाई और बाद में कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। फातिमा जी, ये जो शबनम वाला मामला है, ये क्या है पूरा मामला? पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करने दिखा रही, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी। तो उसका जो बच्चा है, शबनम का बच्चा जो है, उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या आपका उसका क्या होना चाहिए? जिसने लिया है उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, उसको दिया जाए। वो तो किसने लिया है? आश्रम ने उसने लिया, उस्मान सैफी ने। कहाँ के हैं वो लोग? दोरारे के। अच्छा, तो वो उन्हीं के पास पल रहा है? उन्हीं के पास पल लिया, उनके ही पास पलना चाहिए। फांसी होनी चाहिए, जैसा करा वैसे भरा। कितना समय हो गया इसको? 13 साल हो गए। किस तरीके से इसने जो है अपने मतलब घटना को अंजाम दिया था? क्या था पूरा मामला? ये तो हम तो यहाँ रह ही ना थे, हमें क्या मालूम। कितनी जानकारी है आपको? बस इतनी जानकारी कि 2 बजे है, 2:10 में हम यहाँ आ गए। जी। हाँ। तो क्या देखा आपने? सब कटे हुए देखे, बच्चे का टैंटवा लगा हुआ देखा, दरोगा ने उठा भी लिया। आज हम अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में इस समय मौजूद है, जहां पर शबनम और सलीम ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया और यहाँ पर बराबर न्यायालय में इनका ये मुकदमा पंजीकृत चलता रहा। और यहाँ पर अमरोहा अगर न्यायालय की बात की जाए तो सबसे पहले अमरोहा में इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। आज उसकी वो सज़ा जो है उसके लिए वो सुर्खियाँ तेज हो गई हैं और उनकी याचिका माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर दया याचिका थी, लेकिन उसे भी राष्ट्रपति महोदय ने जो है खारिज कर दिया है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस जगह को वो दिखाए जहां पर शबनम और सलीम ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये 15 अप्रैल और 14 अप्रैल की रात की घटना है। यहाँ पर शबनम और सलीम के मामले को हर आदमी जानता है, ये पूरे देश नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ये मामला बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से फेमस हुआ। और यहाँ पर जो 7 लोगों को मौत के घाट प्रेम प्रसंग के चलते शबनम और सलीम ने मिलकर उतारा था। सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान सरकार उस समय मायावती जी की थी और यहाँ पर जो है वो मौके पर इस चीज़ का मुआयना उन्होंने किया था। यहाँ पर ये जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर शबनम और सलीम ने ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड और ये जो बिल्डिंग आप इधर देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो बिल्डिंग को भी दिखाए जिस बिल्डिंग में शबनम और सलीम ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये बड़ी घटना, सनसनीखेज घटना उस समय की ये बनी थी और आज इस बात को लेकर ये बड़ा सुर्खियों में मुद्दा है कि आज जो माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस याचिका, इनकी दया याचिका को जो खारिज कर दिया है, तो इनकी फांसी की सजा की सुर्खियों ये तेज हो गई है। ये हिंदुस्तान की पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो आप बने रहिए लोकमंच पर। नमस्कार। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रियंका ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। 19 फरवरी को बड़ौदा में आयोजित किसान पंचायत महासभा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी लगभग तय मानी जा रही है। 21 फरवरी को लखनऊ आएंगे प्रियंका गांधी। लखनऊ में 6 दिनों तक रहेंगे प्रियंका गांधी और प्रदेश मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान की भी समीक्षा करेंगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने उससे पहले एक के बाद एक कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल जी उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पहले से ही कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत चाहती है अपनी पार्टी को, और पार्टी की ओर से मिशन 2022 को लेकर संगठन की संरचना हो, मजबूती हो, इन अभियानों पर बल दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक की है और उन्हें सबको निर्देश दिया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और पार्टी को मजबूत करें। जी बिल्कुल आशीष, क्या कुछ माना जाए जिस तरह से 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले प्रियंका गांधी अब जमीन पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ माना जाए? कांग्रेस का अस्तित्व क्या है, किस तरह से मजबूती मिलेगी?
जी बिलाल जी, जब से लोकसभा में शिकस्त मिली है कांग्रेस पार्टी को, तब से उन्होंने प्रियंका गांधी को यूपी की कमान संभाल दी थी। पूरे संगठन को प्रियंका गांधी ने ऊपर से नीचे तक बदल दिया है, अपने हिसाब से अपने प्रदेश अध्यक्ष भी रखा है। इसके बाद कांग्रेस अपनी इख्तिलाफ में लग गई और सभी पदाधिकारियों से कहा है कि अपने अपने बूथ पर रहें, लोगों से मिलें, जाके लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताएं जो हम लागू करेंगे, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो और लोग हमसे जुड़ें। बिल्कुल, लेकिन आशीष, जिस तरीके से अब किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे, क्या ये माना जाए कि अब किसानों को भी साधने की कोशिश इस किसान आंदोलन से की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और इसका फायदा आगामी विधानसभा के चुनाव में उठाने की कोशिश होगी? जी बिलाल जी, क्योंकि जब से किसान आंदोलन हुआ है कहीं ना कहीं सारी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लगी हुई हैं। सबसे मजबूत कड़ी उनको किसान ही दिखाई दे रहे हैं। तो हर जगह कोई भी पार्टी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सभी लोग किसी न किसी तरह किसान को पकड़कर उनको अपनी तरफ मजबूत लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कितनी मजबूती कांग्रेस को यहां पर मिलती है। शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं, और अब देखना होगा कि कांग्रेस को कितनी मजबूती उत्तर प्रदेश में मिल पाती है। संभल में तहसील गुन्नौर क्षेत्र के जुनावई में मिलावटी दूध बेचने की जानकारी के बाद फूड इंस्पेक्टर टीम ने 4 दूध सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें एक सेंटर पर दूध के सैंपल लिए गए और साथ ही दरअसल लगातार दूध में मिलावट की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर फूड इंस्पेक्टर की यहां पर जो है टीम सहित की बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में दूध में मिलावट का गोरखधंधा लगातार फल फूल रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह ने यहां पर बताया कि दूध के सैंपल लिए गए और इनकी जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इस एरिया में लाइसेंस के लिए बहुत पहले टाइम दिया गया था। मौके पर कोई अथराइज बंदा, जो नॉमिनेट बंदा होता है, लाइसेंस के लिए एक रूल होता है कि आप अपने यूनिट पर एक अथराइज बंदा रखोगे जो कि पूरे यूनिट का देखता रहेगा कि काम किस तरीके से होता है। तो मौके पे यहाँ 4 डेयरी चल रही हैं, चारों डेयरी में कोई भी ऐसा एक डेयरी का अलावा किसी डेयरी पर भी कोई अथराइज बंदा नहीं मिला। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा एमएलसी राजेश यादव ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा। महंगाई और साथ ही किसानों के समर्थन में विधानसभा पहुंचे, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने एमएलसी को किया गया, यहां पर जो है एमएलसी को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसी को लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर एमएलसी विधानसभा पहुंचे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा एमएलसी राजेश यादव ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा। महंगाई और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर सवार होकर जो है सपा नेता विधानसभा पहुंचे। पुलिस ने एमएलसी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा एमएलसी राजेश यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसों में शुरू होगी क्लास, और मदरसों में 1 मार्च से जो है पढ़ाई का कार्य शुरू होगा। कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक की जो है कक्षाएं जो है वो शुरू होंगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन के आधार पर जो मानक तय किए गए हैं उसी के आधार पर यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो है कक्षाएं लगेंगी, और साथ ही आपको बता दें कि मदरसों में 1 मार्च से पढ़ाई का कार्य शुरू होगा। जहरीली शराब की वजह से होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्नाव प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। अब उन्नाव प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें यहां पर अवैध कच्ची शराब बनाने वालों को सरकारी योजना के तहत रोजगार देने के लिए जन चौपाल लगाई गई है। लोगों से यहां पर शराब बंद कर कोई दूसरा काम करने की अपील की गई। आपको बता दें कि जिले के यहां पर कई थाना क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी और साथ ही क्षेत्राधिकारी रमेश प्रलयंकर ने यहां पर कहा है कि वो पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी और साथ ही जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के साथ बात कर उन्हें रोजगार के लिए लोन देने की बात करेंगे।
वहीं इस दौरान जनता चौपाल के दौरान लगभग 2 दर्जन परिवारों की महिलाओं ने यहाँ पर कसम खाई है कि अगर उन्हें रोजगार मिला तो वो लोग यहाँ पर शराब बनाने का काम छोड़ देंगे। और हम तो सभी समाज के लोगों से इस घृणित कार्य को एक तरीके से समाप्त करने के लिए सबके सहयोग भी चाहते हैं, और उन लोगों को अगर सभी लोग बताएंगे कि ये बुराई है तो हो सकता है और उन लोगों पे असर पड़े, तो हो सकता है उनको छोड़ करके जो हम लोग सुझा रहे हैं और हम लोग सीडीओ साहब से वार्ता करके किसी न किसी तरीके से उनको कुछ न कुछ रोजगार दिलवाएंगे। ये हम लोगों का, हमारे कप्तान साहब का वादा है जिससे ये बुराई मूल रूप से समाप्त हो सके। ये कटहर की ग्रामीण महिलाएं जो कच्ची शराब बनाती हैं, आज हम लोगों ने इनके साथ बैठक की और इनकी जो बुनियादी समस्या है कि इनको रोजी रोटी का साधन नहीं इनके पास, जिसकी वजह से कच्ची शराब के धंधे में लिप्त हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि सबको जो कि नरेगा का कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन का कार्ड, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएं ताकि इनकी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग इनकी स्किल मैप कर रहे हैं। स्किल मैप करके इनकी क्षमता, योग्यता, शिक्षा के अनुसार, इनके अनुसार हम लोग कोई रोजगार उपलब्ध। उन्नाव जनपद की पुलिस की एक नई मुहिम सामने आई है। नई मुहिम ये है कि जनपद जिस तरह से अवैध मादक पदार्थों का कारोबार जम के फल फूल रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक नई मुहिम चालू की है कि आप कच्ची शराब कारोबार बंद करें, हम आपको रोजगार देंगे। ये देखने वाला होगा, समय तय करेगा कि वाकई में कितना सफल यह मुहिम होती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के प्रशासन किसी प्रकार की लापरवाही बरतना नहीं चाहता है, क्योंकि अवैध शराब को लेकर काफ़ी घटनाएं हो चुकी, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन एक नई मुहिम चालू की है उन्नाव जनपद में। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में सीओ रमेश चंद्र प्रलयंकर और एनआरएम विभाग के कमिश्नर ने ये मुहिम रखी है कि आप लोग अवैध कच्ची शराब कारोबार बंद कर दीजिए, आपको रोजगार दिया जाएगा। वहाँ पर महिलाओं का साफ साफ कहना है उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है, जॉब कार्ड तक नहीं है। सरकार बात करती है कि हर व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने की, उसको रोजगार देने की, तो वो महिलाएं मजबूरी बस अवैध कच्ची शराब का उत्पादन और बिक्री का कार्य कर रही है। इसको लेकर के प्रशासन उन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। जनपद में अवैध शराब कारोबार इस कदर से फल फूल रहा है कि प्रशासन आए दिन सैकड़ों लीटर कच्ची शराब को बरामद करता है, उनके लहर को नष्ट करता है, लेकिन न जाने कहां से इतना भारी मात्रा में आए दिन शराब उत्पन्न हो रही कि शराब का कारोबार है या कुबेर खजाना है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि प्रशासन की मुहिम का कितना प्रभाव जनता में पड़ेगा। आप बताएं, प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब कारोबार बंद किया जाएगा, आपको रोजगार दे, क्या लगता है बंद हो पाएगा? नहीं, अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं पाएगा, क्योंकि संरक्षता पुलिस के माध्यम से संरक्षता हो रही है। पुलिस का एक कार्य का जरिया बना हुआ है कि हर बीच में जो है शराब माफिया के साथ शराब का कारोबार चल रहा है। तो लगता है कि जो शराब कारोबारी है वो पुलिस का रोजगार दे रहे हैं। हाँ, पुलिस का रोजगार शराब कारोबारी नहीं है, सरकार के उल्टा अपोजिट काम करे। सरकार कह रही है कि जो है शराब बनाने वाले को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ शराब माफिया खुद पुलिस को रोजगार देंगे, इसीलिए इस अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसीलिए अंकुश नहीं लग पा रहा है। जनपद में अवैध शराब कारोबार कितना होता होगा? जनपद में बहुत मात्रा में कारोबार हो रहा है और पुलिस के संरक्षण और पुलिस की जानकारी में सारे कारोबार हो रहे हैं। पुलिस जो है ले देके मामला रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। कई बार इस तरह की मुहिम लाएगी, इसका कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया, खाली मुहिम ठंडे बस्ते में डाल दी गई। वो मुहिम केवल चलाई जाती है, एक दो को जो फर्जी तरीके से होते हैं उनको कर दिया जाता है। उसके बाद जो मेन कारोबार माफिया है उनसे ₹4 का लेन देन होकर मामला सब रफा दफा। बिल्कुल, कहीं न कहीं प्रशासन के संरक्षण में ही अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। ये आप बताएं, क्या लगता है प्रशासन की मुहिम से अवैध शराब कारोबार जो मादक पदार्थ चल रहा है क्या बंद हो पाएगा? इसमें सरकार कोई अंकुश नहीं कर रहा। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि उनको रोजगार तो है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास भी नहीं रोजगार है। रोजगार के लिए वो करेंगे और जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं मेरे पास जॉब कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो सरकार कह रही है कि हम हर गरीब वर्ग को रोजगार देंगे। तो सबसे पहली पोल तो यही खुद दिखाई पड़ रही है। कहीं जागरूकता सिर्फ हवा में बातें हैं, हवाई है। तो ये लगता है कि मुहिम सफल नहीं हो पाई, सिर्फ चुनाव लेकर के किया जा रहा है। बिल्कुल। तो चुनाव को लेकर के ये मुहिम रखी गई है कि शराब का कारोबार बंद करें, हम आपको रोजगार देंगे। तो लगता है क्या चुनाव समाप्त होने के बाद या रोजगार पे अंकुश लग पाएगा, प्रशासन की मुहिम में कामयाब हो पाएगी, तो आने वाला समय ही तय करेगा। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गणेश के साथ भानुचंद। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि घर के बाहर खेल रहा मासूम गायब हो गया था। दुकानदारों ने महिला पुलिस को सौंपा। मासूम पुलिस के साथ गए बच्चे का महसूलात आ गया। तो आपको बता दें कि पुलिस को सौंपते हुए यहाँ पर वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
वीडियो में दिख रहे यहाँ पर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस कर रही है महिलाओं की यहाँ पर तलाश कर रही है और सौरिख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीपी सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीपी सिंह, घर के बाहर खेल रहा मासूम गायब हो गया था, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें सौरिख थाना क्षेत्र में ही एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक 4 वर्षीय बच्चा अपने पिता की गाड़ी के पीछे थोड़ी देर दौड़ता है। इसके बाद वो थोड़े आगे निकलता है, वहीं खेलने लगता है बच्चा। वह स्थानीय दुकानदारों के पास वो बच्चा पहुंचता है। वहीं सड़क से निकल रही एक महिला पुलिसकर्मी और एक युवक हेलमेटधारी वो आते हैं और ये जो वहाँ के बाजार में रहने वाले लोग उनको बच्चे को सौंपते हैं। वहीं उसके बाद जिस तरह से बच्चे को हेलमेटधारी महिला पुलिस को सौंपा जाता है, महिला पुलिस का प्रथम दृष्टि में उसको स्थानीय चौकी या थाने में ले जाना चाहिए था ना, वहाँ न ले जाके अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं स्थानीय लोगों परिजनों का बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोग काफी संख्या में सौरिख थाने में पहुंचे हैं। जी क्या इस पूरे मामले को लेकर जो है उच्च अधिकारियों को क्या कुछ कहना है, और जिस महिला पुलिस को यहाँ पर बच्चा सौंपा गया था वो कौन थी, उसका कोई सुराग मिल पाया है? अभी फिलहाल अभी तक इस तरह का सुराग नहीं लग पाया। ये महिला पुलिस कौन थी, कहाँ की है, कहाँ तैनात है, अभी ये कहा भी नहीं जा सकता कि ये महिला पुलिस है या वर्दीधारी कौन है, क्या है। अभी ये इसका स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जाता। उच्च अधिकारियों में मामला पहुंच गया है, टीमें बनाकर जांच कर दी गई है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पर मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ जो है कार्रवाई करती है और कब तक मासूम का सुराग यहाँ पर लगा पाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया हेड कांस्टेबल, ड्यूटी से वापस चौकी जा रहा था मृत सिपाही। घटना के बाद जो है ट्रैक्टर ट्रॉली चालक भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने चालक का पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पडरौना बांसी मार्ग पर गंभीरिया गांव के पास ये घटना घटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रही हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखा गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया हेड कांस्टेबल, ड्यूटी से वापस चौकी जा रहा था मृत सिपाही। और आपको बता दें घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने चालक का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए सुनील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी पूरा मामला पडरौना क्षेत्र के बांसी पुलिस चौकी के समीप की घटना है, जहाँ एक सुबह कांस्टेबल जो कोरोना में ड्यूटी लगी थी और सुबह अपने चौकी पे बांसी चौकी पे जा रहा था, जिसके तेज रफ्तार ट्राली और ट्रैक्टर आ रहा था उधर से, जिसकी चपेट में आने से उसकी तत्काल मौके पे ही मौत हो गई। और जिसमें तत्काल वहां पे ग्रामीण पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस ने भाग रहे चालक को दौड़ाकर पकड़कर और थाने लाकर से पूछताछ कर रही थी। शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर यहां पर ये देखा गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत। और इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोहरे का कहर लगातार जारी है। 4 वाहनों में हुई जोरदार टक्कर हादसे में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। तुराय सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। कुशीनगर कोहरे का कहर लगातार देखा जा रहा है और आपको बता दें कि लगातार कोहरे के चलते यहां पर कई गाड़ियां आपस में ही भिड़ गई हैं और लगातार जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं। 4 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है।
हादसे में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां पर कोहरे का कहर एक बार फिर से देखा गया। 4 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। तराया सुजान थाना क्षेत्र की बहादुरपुर चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।